नमस्कार। फैक्ट सीकिंग डोलमा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। पार्ट 1 रहेगा हमारा भारतीय इतिहास के सोर्सेज के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिका यानी कि अनुसंधान आपका रिसर्च से मिलकर बना है और सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास अतीत का लेखा जोखा है, एक संग्रहालय है जिसमें उन तमाम रास्तों के नक्शे और अनुभवों के अभिलेख सुरक्षित है जिन पर आज आदमी चलता रहता है दिल से दिमाग से। अर्थात इतिहास अतीत का एक ऐसा लेखा जोखा है जिनमें अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं E.H. कार, जिन्होंने अपनी बुक लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री। उन्होंने बोला है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत संवाद है। अनवरत का अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला। इसलिए E.H. कार का मानना है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाला कभी ना खत्म होने वाला संवाद है। अब बात करते हैं इतिहास के जनक के बारे में। इतिहास के जनक माना जाता है हेरोडोटस को। अब बात करते हैं कि हेरोडोटस कहाँ से संबंधित है। हेरोडोटस आपके यूनान देश से संबंधित है। यूनान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार, एक विद्वान हुए हैं। अब इन्हें इतिहास का जनक क्यों माना जाता है? देखिए, हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से लिखने की कोशिश की थी। इसी के आधार पर इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है और इनका जो ग्रंथ कहलाता है वो कहलाता है हिस्टोरिका। एक और प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं या एक इतिहासकार हुए हैं J.B. ब्यूरी, जिनका कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना कम न ज़्यादा। तो इस प्रकार से हिस्ट्री के बारे में आप ये बात ध्यान में रखिए कि अतीत की घटनाओं के बारे में जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो क्या कहलाता है, वो हिस्ट्री कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री को देखिए, अध्ययन करने या स्टडी करने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की यानी कि एंशंट इंडिया की। एंशंट इंडिया के अंतर्गत देखिए पाषाण काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास इसमें रखा जाता है। प्राचीन जितनी भी हमारी राजवंश रहे हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की यानी कि मिडिवल इंडिया की। अरबों के आक्रमण से लेकर 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब तक का इतिहास मध्यकालीन भारत के अंतर्गत शामिल है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का। इसमें हम यूरोपीय यात्री जो भारत में आए, किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया, और 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक का इतिहास इसमें हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण के बारे में। ये जान लेते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और येनतू हमारे देश के विविध नाम है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा। जो यूनानी लोग जब भारत आए उन्होंने भारत को क्या नाम दिया? उन्होंने इंडिया कहकर पुकारा। जो सिंधु नदी है, देखिए सिंधु नदी को ही इन्होंने इंडस कहकर पुकारा था और इंडस नदी के साथ लगने वाले क्षेत्र को ही इन्होंने इंडिया कहा था। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस के ग्रंथ में हमें इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जितने भी चाइनीज यात्री भारत आए उन्होंने भारत का नाम येनतू पुकारा। और जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ है, पुराण हो गए, अशोक के अभिलेख हो गए, उसमें हमें भारत का जो नाम मिलता है वो हमें जम्बूद्वीप मिलता है। जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा कि भारतवर्ष में जम्बू नाम का वृक्ष की बहुलता पाए जाने के कारण ही यहाँ का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। अब बात करते हैं जब अरब यात्री यानी कि आपके मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने इस देश को किस नाम से पुकारा? तो अरबों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतवर्ष इस देश का नाम कैसे पड़ा। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश।
भरत जो कि एक प्राचीन राजवंश था, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये है भारत के कुछ नामकरण जिनको आप ध्यान में रख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो सोर्सेज है उनको हम मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत, और दूसरे आपके पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखिए हम मेनली किन किन चीज़ों को रखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख जो हमें प्राचीन काल में बहुत मात्रा में मिले हैं, जैसे अशोक ने 84,000 जो अभिलेख अपने खुदवाए थे, उनका अध्ययन पुरातात्विक सोर्सेज के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा सिक्कों का अध्ययन, मृद भांड यानी कि जो पॉटरीज होती है उनका अध्ययन भी पुरातात्विक सोर्सेज के अंतर्गत किया जाता है। मोहरें हो गई, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास मोहरों पर ही आधारित है, उनका अध्ययन भी पुरातात्विक सोर्सेज के अंतर्गत किया जाता है। मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य संबंधी जितने भी स्मारक हमें मिले हैं उनका अध्ययन हम पुरातात्विक सोर्सेज के अंतर्गत ही करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। इसमें हम तीन भागों में साहित्यिक सोर्सेज को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ, दूसरे हो गए लौकिक ग्रंथ, और जो तीसरे हैं देखिए जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए उन्होंने जो अपने ग्रंथ छोड़े हैं, अपने अकाउंट्स छोड़े हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों को भी आगे डिवाइड किया जाता है तीन भागों में। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम किन चीज़ों को रखते हैं, देखिए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपके वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य और धर्म साहित्य, जो धर्मशास्त्र हैं वो सारे ग्रंथ किस में आते हैं, वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और जो लौकिक ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ में ही हम जो ऐतिहासिक कृतियाँ आती है, जो आम जनमानस की संबंधित रचनाएं आती हैं, वो हम लौकिक ग्रंथों में डिस्कस करते हैं। चलिए अब बारी बारी से आगे हम देखते हैं, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से जो आपके सोर्सेज हैं वो रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोत देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, साहित्यिक स्रोतों को हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में। धार्मिक ग्रंथ हो गए, आपके लौकिक ग्रंथ हो गए, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो इन तीनों में से सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो है आपके वेद व्यास। इन्होंने ही क्या किया था, वेदों का संकलन किया था। और जितने भी 4 वेद हैं, चारों वेदों से संबंधित जितने भी पुरोहित हैं, हर वेद का अलग अलग अपना पुरोहित है। सबसे पहले देखिए होता, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। जो आपका होता है, देखिए होता ऋग्वेद से संबंधित है। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में बुलाना, ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना होता है। दूसरा है उद्गाता। उद्गाता आपका सामवेद से संबंधित है। इनका कार्य होता है आपका ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उनका गायन करना। और तीसरा है अथर्वयु। अथर्वयु है आपका यजुर्वेद से संबंधित याज्ञिक कर्मकांडों का समुचित अनुष्ठान करना। और चौथा है ब्रह्मा, जिसका संबंध अथर्ववेद से संबंधित है, यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना। ये तीनों अन्य पुरोहितों के जो भी कार्य होते हैं उनका निरीक्षण करना है, यानी कि जो ब्रह्मा है वही क्या माना जाता है, सर्वोच्च पुरोहित माना जाता है। अब बात करते हैं वेद त्रय की। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। और अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसकी रचना बाद में की गई थी। सबसे पहले हम वेदों में बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में।
ऋग्वेद के बारे में जब बात करते हैं, सबको पता है कि ऋग्वेद के कितने मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। और इसकी जो रचना तिथि है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है ऋग्वेद की रचना तिथि। अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद के जो मंडल है, उन मंडलों में देखिए सबसे बड़ा जो मंडल है वो माना जाता है 10वां मंडल, और जो सबसे छोटा माना जाता है वो माना जाता है दूसरा मंडल। ठीक है। जो दूसरा से 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं और उन्हीं को बोला जाता है वंश मंडल। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हमें ऋग्वेद से मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं गायत्री मंत्र के उल्लेख के बारे में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, और इसके जो रचयिता है देखिए गायत्री मंत्र के, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है विश्वामित्र ऋषि को। तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार आता रहता है। अब बात करते हैं सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है। तो सोम देवता को जो समर्पित मंडल है वो है 9वां मंडल। सोम देवता जो एक तरह का सोम रस है, वो किसमें जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका ऋग्वेद से संबंधित है वो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अब सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है देखिए, सामवेद का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ गान है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक किसे माना जाता है? संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक सामवेद को माना जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इनके जो प्रथम आद्य आचार्य है सामवेद के, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है जैमिनीय को। अब देखिए जो सामवेद है, सामवेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वो है आपकी 1549। इसमें से जो अधिकतर जो मंत्र है वो किससे संबंधित है? वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सामवेद की शाखाएं कितनी है। तो सामवेद की 3 शाखाएं मानी जाती है। सबसे पहली है गुजरात की कौथुम संहिता, दूसरी है कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, और तीसरी है महाराष्ट्र की राणायणीय संहिता। और इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट संहिता मानी जाती है वो मानी जाती है गुजरात की कौथुम संहिता। अब हम बात करते हैं इसके बाद सामवेद का जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपनिषद है जो कि संबंधित है सामवेद से, जिसमें हमें देवकी नंदन श्री कृष्ण का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य शैली में लिखा गया है। गद्य आपकी कहानी की शेप में होता है और जो पद्य होता है वो कविता के रूप में होता है। जो यजुर्वेद है देखिए, उसमें हमें यज्ञ से संबंधित जो मंत्र है, जो सूक्त है, उनका संग्रह मिलता है। यानी कि इस वेद को क्या बोला जाता है? इसे कर्मकांडीय प्रधान वेद भी माना जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद की 6 शाखाएं मानी जाती है। देखिए सबसे पहली कण्व, दूसरी मध्यनंदिनी, तीसरा कठ, कपिलिष्ठ, मैत्रेय और तैत्रीय। ये जो 6 शाखाएं हैं ये यजुर्वेद से संबंधित है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे ही असली यजुर्वेद माना जाता है। यजुर्वेद में ही चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो हमें देखिए यजुर्वेद में ही हमें चारों वेदों को पढ़ने का जो अधिकार मिलता है वो यजुर्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ यजुर्वेद में विश्व प्रेम की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना का उल्लेख भी हमें मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है अथर्व ऋषि को। और अथर्ववेद को ही सबसे लोकप्रिय वेद के रूप में जाना जाता है। हालांकि अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। इसे देखिए आर्य और अनार्य दोनों की संयुक्त रचना माना जाता है। और अथर्ववेद में जो मंत्रों की संख्या है वो कितनी है? वो 6000 है।
अब हम बात करते हैं अथर्ववेद को जो अन्य नामों से जाना जाता है वो कौन कौन से हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, सबसे नया वेद, आम जन का वेद, जादुई मंत्र वाला वेद, ये इन नामों से जाना जाता है। और अथर्ववेद में हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारियां मिलती है। इसमें ही हमें देखिए अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, और जो मगध और अंग जैसे जो महाजनपद है उन जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख हमें सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने आपके साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इतना ही रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।